गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंदु लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज मैं पुनः अपनी करंट बम की क्लास को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। 10 बेहतरीन प्रश्नों के साथ पुनः मैं आज अपनी क्लास में आया हूं। मेरे लिंक को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए, कमेंट के माध्यम से, चैट बॉक्स के माध्यम से अपने आंसर को भेजिए। जो भी आपको डाउट हो वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप भेजिए। और जैसा कि मैं अपनी क्लास की शुरुआत हमेशा एक विचार से करता हूं, आज भी मैं एक विचार लेकर के आया हूं। और वो विचार कहता क्या है, आज का सुविचार ये क्या कह रहा है, एक सफल व्यक्ति बनने की अपेक्षा मूल्यों पर चलने की कोशिश करिए। एक सफल व्यक्ति बनने की अपेक्षा मूल्यों पर चलने की कोशिश करिए। देखिए, ये मूल्यों पर चलने की कोशिश करिए, क्योंकि सफल व्यक्ति बनने में आप गलत रास्तों पर भी चल सकते हैं। सफल व्यक्ति बनने पर आप गलत रास्तों पर भी चल सकते हैं, परंतु मूल्य सदैव आपको सफलता के रास्ते पर ही ले जाएगा। यह विचार कह क्या रहा है कि आज की डेट में सफल व्यक्ति होने का पैमाना है आर्थिक रूप से संपन्न होना। तो ये आज का विचार यह कह रहा है कि सफल व्यक्ति बनने की अपेक्षा आप अपने मूल्यों पे चलिए। मूल्यों का संदर्भ क्या है? अपने सिद्धांत, अच्छी बातों पर, अच्छे सिद्धांतों पर चलिए, क्योंकि सफल व्यक्ति बनने में आप गलत रास्तों पर भी जा सकते हैं। मतलब आर्थिक संपन्नता में आप गलत रास्तों का भी चुनाव कर सकते हैं, लेकिन यदि अच्छे मूल्यों के साथ आप चले तो सदैव आप सफलता के रास्ते पर ही जाएंगे और वो आपका जो मार्ग होगा वो सदैव अच्छा होगा। तो ये विचार ये बता रहा है हमें, आज का विचार ये बता रहा है कि हमें सफल बनने से पहले हमें मूल्यों पर चलना चाहिए और हमारे पीछे सफलता अपने आप चली आएगी। ठीक, इसके बाद हम बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या करता कहता है, खटाखट आप लोग चैट बॉक्स के माध्यम से अपने आंसर को भेजना शुरू करिए और ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन नामक कार्यक्रम अभी हाल ही में शुरू किया है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार के किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन नामक कार्यक्रम को अभी हाल ही में शुरू किया है? 4 ऑप्शन दिए हैं। गृह मंत्रालय दिया है, स्वास्थ्य मंत्रालय दिया है, संस्कृति मंत्रालय दिया है और जनजाति मंत्रालय दिया है। तो नाम से ही स्पष्ट है, एक देश एक धड़कन। मान लीजिए इसका ऑप्शन हमें आंसर नहीं आता है, लेकिन हमें इतना तो गेस हो जाएगा कि ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है इसका केंद्र बिंदु क्या है? एकता है। और निश्चित ही है कि एकता से संदर्भित जो मंत्रालय होगा, 2 मंत्रालय तो नहीं हो सकते, स्वास्थ्य मंत्रालय और जनजाति मंत्रालय। या तो इसका आंसर गृह मंत्रालय भी हो सकता है, या तो इसका मंत्रालय क्या हो सकता है? संस्कृति मंत्रालय हो सकता है। यदि अगर एकता की बात की जाए, अखंडता की बात की जाए, तो वो हमारी संस्कृति की एक पहचान हमेशा रही है कि हमारे यहाँ इतने धर्म हैं, इतनी जातियां हैं, फिर भी हमारे पास एकता एकदम मजबूत स्थिति में है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय? संस्कृति मंत्रालय जो है ये प्रोग्राम चलाया है, देश में एकता अखंडता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये प्रोग्राम चलाया है, एक देश एक धड़कन। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसका उत्तर होगा संस्कृति मंत्रालय। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इस समय बहुत ही ये पूरे विश्व में छाया हुआ है ये मुद्दा कि अभी हाल ही में किस देश में लासा बुखार का तीव्र प्रसारण हुआ है? 4 ऑप्शन दिए हैं, कांगो, दक्षिण अफ्रीका, घाना और नाइजीरिया। लासा बुखार, जब तक आप लोग अपने आंसर को चैट बॉक्स के माध्यम से भेजेंगे तब तक हम लासा बुखार के बारे में आपको थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। सबसे पहली चीज, लासा बुखार जो फैल रहा है वो लासा नामक वायरस से फैल रहा है। ये वायरस एक फैमिली है वायरस की, एरेना वायरस, उस फैमिली का ये वायरस है। ये वायरस, इसकी क्या पहचान है? इसका संक्रमण जो होता है वो चूहों से होता है। इसका संक्रमण जो होता है चूहों से होता है। चूहों के मल मूत्र से यदि आपके भोजन में या आपसे संबंधित चीजों में जो है टच होता है, इन्फेक्शन होता है, तो ये वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है और शरीर में प्रवेश करने के बाद यह शरीर के विभिन्न अंगों को हानि पहुंचाता है, जिसकी वजह से मुंह से, नाक से, यहां तक कि आंख से भी आपके
ब्लड ब्लीडिंग होने लगती है, खून निकलने लगता है, रक्तस्राव होने लगता है। इस समय यह बीमारी, ये चारों देश देखिए, जैसे अगर देखा जाए तो ये चारों देश आपको जिस महाद्वीप के दिख रहे हैं, तो ये कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। तो ये पूरे अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप का ये फेमस बुखार है। लेकिन वर्तमान समय पूछ रहा है कि तीव्र प्रसारण वर्तमान समय में कहां पर हुआ है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर होगा नाइजीरिया। नाइजीरिया में अभी तक इस बुखार से लगभग 150 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। बहुत तेजी से फैल रहा है और ये पूरे अफ्रीका महाद्वीप की बीमारी है। लेकिन वर्तमान समय में जो इसका सेंट्रलाइज एरिया है, जो केंद्र बिंदु देश है, वो कौन सा देश है? नाइजीरिया। तो इसका राइट आंसर होगा डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया था? ये किस दिवस की बात हो रही है? दूरसंचार दिवस की, विश्व दूरसंचार दिवस की बात हो रही है। ठीक, तो देखिए बच्चों, ये जो दिवस हैं वो आपको पर मंथ रटने पड़ेंगे। कम से कम 10 से 12 आपको दिवस एक महीने में रटने पड़ेंगे। दिवस पूछता भी है और मैं उनको प्रश्नों के माध्यम से आपको कराता रहूंगा। ठीक, आप अपने आंसर भेजते रहिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया है? पहला ऑप्शन कहता है 15 मई, दूसरा ऑप्शन कहता है 16 मई, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 17 मई, चौथा ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आप भेजिए। विश्व दूरसंचार दिवस, इसका मुझे उत्तर बताना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 17 मई। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई 1865 ईस्वी में, 17 मई 1865 ईस्वी में, 17 मई 1865 ईस्वी को पहले अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। ठीक, इसके उपलक्ष्य में इस डेट को 1969 से, इस डेट को जो है 17 मई 1969 से, इस डेट को हम लोग विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आंसर सी। 15 मई को ये ध्यान रखिएगा, आपका अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस है। अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस है, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस है। ठीक, और एक नया दिवस, इसको ध्यान रखिएगा सभी लोग, अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी हम लोग इस दिन मना रहे हैं। कौन सा दिवस? अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी हम लोग मना रहे हैं 15 मई को, प्रकाश दिवस। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। 16 मई को आपको जो है, 16 मई को जो दिवस है वो है राष्ट्रीय डेंगू दिवस। कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। ठीक, तो ये रहा आज की करंट बम क्लास का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, सारे क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसके आंसर को ध्यान से देखा करिए और जो मैं पॉइंट रिक्वायर करूं उसको आप लिख लिया करिए। अभी तक आपने अगर यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को लक्ष्य क्लासेस सुल्तानपुर को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित मैं सारे पीडीएफ आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप पे भेजता रहूंगा। और इसकी एक बढ़िया सी नोट्स आप लोग बनाते हुए चलिए और आने वाले एग्जाम में भी इसको आप हमारी नोट्स से आप अपने एग्जाम में जो भी एग्जाम दे करके आएंगे, करंट के क्वेश्चन जो भी उसमें रहेंगे उससे आप इसको मिलाइएगा, तो आपको पता लग जाएगा इस जो श्रृंखला की अहमियत क्या है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि हाल ही में चर्चित पुस्तक स्पीकिंग विथ नेचर बहुत फेमस है इस टाइम, बहुत इसकी बिक्री हो रही है, निम्न में से किसकी रचना है? ठीक, पहला ऑप्शन है आपका प्रदीप जैन, दूसरा ऑप्शन है आपका मेधा पाटेकर, तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र गुहा, चौथा ऑप्शन है अंकित अवस्थी। इन चारों में से ये पुस्तक आपकी स्पीकिंग विथ नेचर किस राइटर की पुस्तक है? तो खटाखट चैट बॉक्स में आंसर भेजिए आप लोग। तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूं कि इसका जो राइट आंसर होगा वह है रामचंद्र गुहा। ठीक, ये रामचंद्र गुहा की इस समय बहुत ही फेमस बुक है। रामचंद्र गुहा के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, ये एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। ठीक, पर्यावरणविद है। ठीक, इसके साथ साथ ये बीसीसीआई में एक ऑफिसर भी रह चुके हैं और
इनको इनकी जो ये पुस्तक है स्पीकिंग विथ नेचर, ये पर्यावरण से संबंधित भारतीय संदर्भ के बारे में है। ये पुस्तक पर्यावरण से रिलेटेड है और इन्होंने इस पुस्तक में भारतीय पर्यावरण की जागरूकता, भारतीय पर्यावरण की जागरूकता, भारतीय पर्यावरण की जागरूकता और उसका चिंतन प्रस्तुत किया है। ठीक, उसका चिंतन प्रस्तुत किया है। मतलब क्या हुआ इन बातों का जो मैंने अभी लिखा, इसका तात्पर्य यह है कि इन्होंने पर्यावरण में भारतीय संदर्भ या पर्यावरण में भारत की भूमिका पर प्रकाश डाला है और इन्होंने दो व्यक्तियों का इस पुस्तक में उदाहरण लिया है, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का और महात्मा गांधी जी के उदाहरणों का इन्होंने सहारा लिया है। इनकी ये पुस्तक काफी समय फेमस चल रही है। इसका राइट आंसर होगा आपका रामचंद्र गुहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अभी हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी के सम्मान में भारत के प्रसिद्ध स्टेडियम में एक स्टैंड का अनावरण किया गया है? ठीक, तो सबसे पहली बात, ये स्टैंड का मतलब क्या हुआ? तब तक आप लोग आंसर सोचिए। नीरज चोपड़ा ऑप्शन है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और मीराबाई चानू। स्टैंड का मतलब मैं आपको समझाता हूं। दर्शक दीर्घा मतलब एक बैठने का प्लेस किसी के नाम पे फिक्स करना कहलाता है कि उनके नाम पर एक स्टैंड हमने बना दिया है या स्टैंड का अनावरण कर दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर है आपका रोहित शर्मा। अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है और जिस स्टेडियम में इनके ये स्टैंड बनाया गया है वो स्टेडियम है मुंबई का प्रसिद्ध वानखेड़े स्टेडियम। मुंबई का प्रसिद्ध वानखेड़े स्टेडियम, जहां पर एक प्लेस को, एक स्पेशल जगह को इनके नाम पर कर दिया गया है और उसका नाम रखा गया है रोहित शर्मा स्टैंड। तो ऐसा किया जाता है, जो प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी होते हैं और उनको इसके नाम पे, उनके नाम पर जो है, उनके नाम पर एक प्लेस जो है डिसाइड कर लिया जाता है और वानखेड़े स्टेडियम में इन्हीं के नाम पर प्लेस रखा गया है, रोहित शर्मा स्टैंड के नाम से ये जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किसके विरुद्ध चलाया गया अभियान है? ठीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप इसका आंसर जो है चैट बॉक्स के माध्यम से आप भेजते रहिए। पहला है जो ऑप्शन वो है आपका साइबर अपराध, दूसरा है आपका मानव तस्करी, तीसरा है आपका वन संरक्षण और चौथा है आपका नक्सलवाद। ठीक, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट इन चारों में से किससे रिलेटेड है? इन चारों में से किससे रिलेटेड है? तो इसका जो राइट, पहले तो इसको समझ लीजिए। सबसे ऊपर जो आपका है पहला आंसर है, पहला ऑप्शन है वो साइबर अपराध, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड आपका जो भी क्राइम होता है। ठीक, ऑनलाइन क्राइम साइबर अपराध के अंतर्गत। मानव तस्करी क्या है? मानव का व्यापार मानव तस्करी के नाम से जाना जाता है। ठीक, वन संरक्षण वनों को बचाने के लिए किया जाने वाला प्रयास। नक्सलवाद अभी हमने इस पे अपने कुछ दिन पहले वीडियो में चर्चा की थी। ठीक, और ये जो समस्या है, सॉरी, ये जो ऑपरेशन है ब्लैक फॉरेस्ट, इसी नक्सलवाद से चलाया जाने वाला, नक्सलवाद से संबंधित ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन कहां पे हो रहा है? ये ऑपरेशन हो रहा है नक्सलियों के खिलाफ। नक्सलियों पर हमने चर्चा की थी। ठीक, एक प्रकार का ये आंतरिक आतंकवाद है, एक प्रकार का ये आंतरिक आतंकवाद है जो छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक इन सब स्टेट में फैला हुआ है और नक्सलियों के खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये चलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ एवं तेलंगाना की सीमा पर। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर ब्लैक हिल नामक प्लेस पर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ठीक है, और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकिता नाम की एंकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर लॉन्च किया है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। मैंने एक बार चर्चा की थी, अपने करंट की क्लास में चर्चा की थी कि इस समय जो सबसे ज्यादा जिस पे काम हो रहा है वो आपका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे तेजी से काम हो रहा है इस पर और ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकिता नाम की एआई एंकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर लॉन्च किया है? सबसे पहले इसका जो है, तब तक आप लोग आंसर सोचिए और चैट बॉक्स से भेजिए। मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात, एआई एंकर मतलब
आपका, इसका शुद्ध हिंदी में आपको लिख देता हूं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता उद्घोषक। ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप सीधे सीधे ये मानिए कि एक मानव रूपी मशीन है। ठीक, और उसमें हमने एक वर्ड लगा दिया है क्या, एंकर। एंकर मतलब हुआ उद्घोषक, किसी चीज को प्रस्तुत करना या न्यूज की एंकरिंग करना, जैसे हम बोल रहे हैं उसी प्रकार की एंकरिंग एक मानव मशीन के द्वारा किया जाने वाला ही जो आपका फंडा है वही कहलाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर। ठीक, ये इसका जो इसके 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल और असम। ये जो एंकर हैं ये जिस राज्य सरकार की एंकर है, जिस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है वो राज्य सरकार है आपकी असम। ठीक, और यदि भारत की पहली एंकर की बात की जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर की बात की जाए, तो उसका नाम था सना, और ये एंकर लॉन्च हुई थी 2023 में। ये एंकर लॉन्च हुई 2023 में, और इसको जिस मीडिया समूह ने लॉन्च किया था वो इंडिया टुडे ग्रुप ने लॉन्च किया था, और ये जिस चैनल पे सबसे पहली बार सना आई थी वो चैनल है आपका आज तक। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर है असम। असम सरकार ने, असम राज्य सरकार ने अंकिता नाम की एआई एंकर को लॉन्च किया है। ठीक, बड़ी उपलब्धि है। अगला क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मई के अंत में आने वाले संभावित चक्रवाती तूफान का क्या नाम है? पहला है हरिकेन, दूसरा है टाइफून, तीसरा है विवेक, चौथा है आपका शक्ति। इन चारों में से आपको राइट आंसर ढूंढना है कि कौन सा तूफान, चक्रवाती तूफान मई के अंत में आ रहा है। ठीक, चक्रवाती तूफान एक निम्न दाब के क्षेत्र होते हैं। चक्रवाती तूफान एक निम्न दाब के क्षेत्र होते हैं, लो प्रेशर एरिया होते हैं जो समुद्र में बनते हैं तो भीषण तूफान आता है। ठीक, भीषण तूफान में वर्षा आपकी बहुत तेजी से होती है, बहुत तेजी से आंधियां चलती हैं। ठीक, और जिससे तटों पर रहने वाले लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि 25 से 28 मई के बीच में, ठीक, 23 से 28 मई के बीच में जो है आपका बंगाल की खाड़ी में, कहां पर, बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान आने वाला है और उसका नाम दिया गया है शक्ति। राइट आंसर होगा आपका शक्ति। ठीक, और इससे भारत, इस तूफान से भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका तीनों देशों को खतरा है। और ये नाम जो शक्ति दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ये श्रीलंका के द्वारा दिया गया नाम है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शक्ति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह बीज पार्क स्थापित किया जाएगा? ठीक, सबसे पहले ये चारों ऑप्शन आप देखते रहिएगा, चैट बॉक्स के माध्यम से आप इसको जो है आंसर भेजते रहिएगा। ये बीज पार्क क्या है, ये सीड पार्क क्या है, ये सीड पार्क क्या है, सबसे पहले इसको समझ लिया जाए, तब तक आप आंसर ढूंढते रहिएगा। ठीक, ऐसा प्लेस, ऐसी जगह जहां पर हम बीजों के डेवलपमेंट के लिए काम करें, अच्छे सीड का डेवलपमेंट करें, उनको जो है एक्सपेरिमेंट करें, ऐसी जगह को हम लोग सीड पार्क के नाम से जानते हैं। और ये इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें 4 ऑप्शन है, गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज और गाजियाबाद, तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। ठीक, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इन्हीं के नाम पर लखनऊ के अटारी में जो है पहला बीज पार्क स्थापित किया जा रहा है। ये 5 बीज पार्क स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। ठीक, जिसमें सबसे पहले आपका कहां खोला जा रहा है, लखनऊ में। ठीक, बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, क्या कह रहा है, समुद्री कचरे से निपटने के लिए भारत ने अभी हाल ही में निम्न में से किसके साथ मिलकर कार्य करने की सहमति प्रदान की है? ठीक, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अफ्रीकी संघ, कॉमनवेल्थ, यूरोपीय संघ और ब्रिक्स। और ये चारों ऑप्शन आपके जो है अंतरराष्ट्रीय संघ हैं जो देशों से मिलकर के बने हैं, और उनके साथ हाथ मिलाया है किसने, भारत ने। और भारत ने किस चीज के लिए हाथ मिलाया है, समुद्री कचरे के लिए। आज की डेट में समुद्री कचरा जो है एक बहुत बड़ी समस्या बनता हुआ चला जा रहा है। ठीक, जिसके प्रति लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जा रही है,
कई देश मिलकर के इस पे काम कर रहे हैं और उस कड़ी में भारत भी जुड़ गया है। और भारत ने जिससे हाथ हाथ मिलाया है वो मिलाया है किसके साथ? यूरोपीय संघ के साथ भारत ने हाथ मिलाया है। ठीक, यूरोपीय संघ के बारे में आपको बता दें, 27 देशों का संगठन है ये। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स है। कहां पर? बेल्जियम। ठीक, बेल्जियम। ठीक, और भारत इस संघ से जो है लगभग 391 करोड़ का समझौता या परियोजना पर हस्ताक्षर किया है, जिससे भारत और यूरोपीय संघ मिल करके समुद्री कचरे को साफ करने में मदद करेंगे। ठीक, तो ये रहा आज का 10 क्वेश्चन। आज के बच्चों, आज के करंट बम के 10 क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, ज्यादा ज्यादा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो भी आपके सुझाव हो, जो भी आपको डाउट हो, जो भी दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप भेजिएगा। मैं सारी चीजों को हल करने की कोशिश करूंगा और आपसे इस लास्ट क्वेश्चन के साथ विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।